नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। डेट आज की 15 जुलाई 2023। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था मणिपुर पे, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, जो इंडिया ने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्चुअल समिट होस्ट किया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक, इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और रिसेंटली काफ़ी डील साइन की, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीनों ही टॉपिक आप इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। पहला टॉपिक बेसिकली यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। मणिपुर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है कुकी कम्युनिटी और मीती कम्युनिटी के बीच में, तो उसके कारण यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें बेसिकली उन्होंने इस टाइप में पोर्ट्रे कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न दूसरी तरह हैं। लेकिन आप देखोगे कि आज के दिन वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स वेब फिनोमेना की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का फिनोमेना, जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स में कंट्री आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, कल्चरल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल। और वहाँ पे जैसे इंडिया जैसा बड़ा कंट्री जो कि अपने आप को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोलता है, हम लिबरल वैल्यूज़ जैसे ह्यूमन राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको प्रमोट करते हैं, प्लूरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, रूल ऑफ लॉ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, हम उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि जब हम इतनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए स्वाभाविक है कि बाकी कंट्री भी हमारे ऊपर निगरानी बहुत ज़्यादा रखें। जैसे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया मणिपुर पे, तो यहाँ पे इंडिया ने उसको जवाब देते हुए डिसमिस किया कि ये आपका एक कॉलोनियल माइंडसेट और वेस्टर्न हेगेमनी दिखाना चाह रहा है, आपको हमें हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखलबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइटर इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी तो जब कोई इश्यूज होते हैं यूरोपियन यूनियन या बाकी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल हिंदू टेंपल जब ऑस्ट्रेलिया में वेंडलाइज किए तो हमारे पॉलिटिशियन उसके ऊपर कमेंट किए थे। जब USA में रेसल प्रेजुडिस को भी हमारा कंट्री के यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं USA में, उनके ऊपर अगर कोई रेसल वायलेंस होता है तो हमारे पॉलिटिशियन कमेंट करते हैं। सेम यूरोप में कोई इमिग्रेंट्स का इशू स्पेशली इन जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ ब्रिटेन में होता है तो उसके ऊपर हम बोलते हैं, तो बाकी कंट्री भी हमारे ऊपर बोलेंगे, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जो मणिपुर का इशू है उसको ठीक से समझा नहीं। उन्होंने बेसिकली इसको एक रिलीजियस कैरेक्टर दे दिया कि यहाँ ये रिलीजियस वॉर है। हिंदू जो कि मीती कम्युनिटी है वो हिंदू मेजोरिटी है, और सेकंड जो कुकी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। क्योंकि कुछ टेम्पल्स और चर्च को तोड़ा गया था तो उन्होंने सोचा कि ये रिलीजियस आपस में लड़ाई है, बट ये एक्चुअल में रिलीजियस लड़ाई नहीं है। ये कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें मीती कम्युनिटी, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया, तो बाकी कम्युनिटीज़, कुकी कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी, इनके कुछ कंसर्न्स पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो पाए, उसके कारण इन्होंने आपस में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो नागा भी तो क्रिश्चियन में आते हैं तो वो भी इसमें पक्का पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कम्युनिटी के बीच में, हिल और प्लेन में जो रहती हैं, इनके बीच में ये वायलेंस चलता रहा। तो राइटर इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन है ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको ठीक तरह से पोर्ट्रेट नहीं किया गया। बट अल्टीमेटली वही है कि इंडिया को दोनों कम्युनिटी में रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत है ताकि बाकी कंट्री हमारे ऊपर उंगली न उठाएं, क्योंकि इंडिया का प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम, और हम हर कंट्री में पीस की बात करते हैं तो हमारे खुद के कंट्री में भी पीस होनी चाहिए। तो ये पहला टॉपिक था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो वर्चुअल समिट इंडिया ने होस्ट किया SCO में, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। सबसे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्री विनय क्वात्रा जी, उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि जो SCO का समिट है ये वर्चुअली क्यों किया गया जबकि ये फिजिकली होना चाहिए था हाइब्रिड वे में। क्यों जब भी कोई समिट अगर फिजिकली होता है तो वहाँ पे कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट करते हैं तो उसकी एक अलग ही वाइब्रेशन होती है और आपस में कल्चरल कनेक्ट होता है और डिप्लोमेसी अच्छे से काम करती है। बट इस समिट को हमने वर्चुअली कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी, उनका जवाब था कि हम SCO के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव, और हमने नियर बाई 134 मीटिंग्स की हैं जो मल्टीपल थ्रेड्स को कट अक्रॉस कर रही हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, जियो स्ट्रेटजिक,
बट फिर भी राइटर का कंसर्न ये है कि जो क्वेश्चन मेरा था कि अभी ये वर्चुअल की बजाय फिजिकली होना चाहिए था, क्योंकि जो इंडिया की कमिटमेंट थी, जब 2017 में इंडिया फुल मेंबर बना था 2017 में, तब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि चाइना के साथ में जो भी हमारे कंटेंसेस इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर इशू है, ट्रेड से रिलेटेड हैं, वाटर इश्यूज़ हैं, उन सबको रिजोल्व किया जा सकता और इंडिया इसमें शामिल होगा तो हम उनको अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। बट चाइना का एक्शन जो है, स्पेशली 2020 में ड्यूरिंग कोविड-19, जब वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहा था, तब चाइना ने हमारे गलवान पे इंट्रूजन किया और यहाँ पे हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया, जिसके कारण बेसिकली इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट थोड़े से डिटेरियोरेट हो गए। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा असर्टिव स्टांस था कि जो टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इशारा ये पाकिस्तान की तरफ है। सेकंड, उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना के कोई बोला कि कुछ कंट्री हैं जो कि जो टेररिज्म और ये चीज़ें हो रही हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते हैं और डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएन में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है किसी टेररिज्म को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में या किसी ग्रुप को बैन करने के लिए, तो कई बार चाइना वीटो यूज़ कर लेता है, तो ये इनडायरेक्टली चाइना की तरफ ही इशारा था। तो साफ साफ ये तो दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं अपना कोर्स चेंज नहीं करेंगे जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, बट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके डीप कंसर्न है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, और अफ़गानिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। और सेकंड जो काफ़ी एम्फेसिस किया वो कनेक्टिविटी के ऊपर किया है, क्योंकि जब भी किसी ग्रुपिंग, फॉर एग्जांपल सार्क है या बिम्स्टेक है या ब्रिक्स है या एससीओ, जब तक कनेक्टिविटी ठीक से नहीं होगी तो किसी ग्रुपिंग की सक्सेस नहीं हो पाती। तो इसमें कनेक्टिविटी ऊपर एम्फेसिस किया। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये बहुत ही कोर इशू है कंट्रीज़ में आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए, कल्चरल कनेक्शन के लिए। बट यहाँ पे एक इशू आता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वो इंडियन टेरिटरी जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, वहाँ से पास होता है, उसका एक सब पार्ट जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर बोलते हैं, और ये हमारी सोवरेंटी को वायलेट करता है। बट चाइनीज़ प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है कि BRI तो एक पाथ ऑफ हैप्पीनेस बेनिफिटिंग द होल वर्ल्ड। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो BRI है वो काफ़ी कंट्रीज़ को फ़ायदा देने वाला, यूरोपियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को और एशियन कंट्रीज़ को। बट हमारा स्टैंड इसमें कुछ और ही है। अब जो एससीओ का इंथुजियाज़म है कि इसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली कंट्रीज़ को कनेक्ट करना है, यूरेशियन कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे एससीओ में पाकिस्तान एक्टिव सपोर्टर है चाइना का, और इंडिया ने BRI को साइन किया नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो कंसर्न है ऊपर हमने डिस्कस किए वो हैं। तो इंडिया को 2-3 चीज़ों में फोकस करना चाहिए। सबसे पहले बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है, ताकि यूरेशियन कंट्रीज़ में हम एक कल्चरल लिंक और सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकें। सेकंड, जो चाबार प्रोजेक्ट है ईरान में, इंडिया को उसको पुश करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको बाईपास कर सकें और जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसको भी काउंटर कर सकें। बट ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि USA और ईरान में स्ट्रेन्ड रिलेशन है, और इंडिया और USA के रिलेशन अभी बहुत अच्छे हो रखे हैं, जिसके कारण इंडिया का जो प्रोजेक्ट है जाबर वाला काफ़ी स्लो हो गया, और चाइना बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहा है ईरान में। तो इंडिया को ईरान के अलावा बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन रिपब्लिक्स की कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और डिप्लोमेसी 1 ट्रैक 1.5 ट्रैक 2.0 जितने भी हैं सिविल सोसाइटी के द्वारा, डिप्लोमेट्स के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब एससीओ समिट में जो बेसिकली यूक्रेन वॉर के ऊपर ज़्यादा किसी ने कमेंट नहीं किया, काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर साइलेंट हैं, जैसे कि इंडिया ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने न तो ओपनली USA को सपोर्ट किया और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, और न रसिया को। बट इनडायरेक्टली चाइना ने रसिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और अभी इस समिट में किसी कंट्री ने कमेंट नहीं किया एक्सेप्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मेंशन किया कि एससीओ कंट्रीज़ को थैंक्स बोल रहे हो कि उन्होंने डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑर्डर इन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो उन्होंने सिर्फ मेंशन किया, अदरवाइज किसी कंट्री ने कोई मेंशन नहीं किया। अब
राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि ये वजह हो सकती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको वर्चुअल किया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हमारे स्ट्रेन रिलेशन चल रहे हैं, चाइना के साथ में भी, और अब हम यूएसए के क्लोज हैं, तो रसिया भी हल्का फुल्का इंडिया से नाराज़ है। तो इन कंट्रीज़ को यहाँ पे बुलाते तो हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट होते, और थोड़े दिन पहले गोवा में जो समिट हुआ था वहाँ पे भी मीटिंग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए इंडिया ने इसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट किया है। बट कहने वाली बात यह है कि अभी थोड़े दिनों में ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे तो रशियन प्रेसिडेंट भी आएंगे, चाइनीज़ भी, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए, इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशन, जो कि जीएस पेपर 2 में आप रिलेट कर सकते हो। अभी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट था फ्रांस में, और वहाँ पे बस्टाइल परेड अटेंड की थी। बस्टाइल परेड बेसिकली उसी तरह की होती है जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को जो परेड होती है। बस्टाइल एक जगह का नाम है जो जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे अगेंस्ट द नोबिलिटी और अदर जो अपर क्लास के लोग थे उनके खिलाफ। तो उसी में समिट में काफ़ी चीज़ें 63 के आसपास आउटकम है, ज्वाइंट स्टेटमेंट है, और मल्टीपल एरियाज़ में कंट्रीज़ के कोऑपरेशन हुए हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सोवरेन पार्टनरशिप है, और अभी दोनों कंट्री अपनी 25वीं एनिवर्सरी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2047 जिस टाइम इंडिया के 100 साल के इंडिपेंडेंस पूरे हो जाएंगे, तब हमारा फ्रांस के साथ में 50 ईयर्स की पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। फ्रांस के साथ में रिलेशन इंडिया के हमेशा से ही ठीक रहे हैं। कोल्ड वार के टाइम भी जब वर्ल्ड एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर, मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, तब भी फ्रांस ने इंडिया को काफ़ी बार सपोर्ट किया, और फ्रांस एक काफ़ी रिलायबल पार्टनर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल स्ट्रीम्स डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे अच्छे रिलेशन है। डिफेंस में देखा जाए तो अभी जो रफाल फाइटर जेट हैं वो 36 रफाल फाइटर जेट फ्रांस इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है। और इसमें जैसे कि यूएसए के साथ में हमारा कोई भी एग्रीमेंट होता है तो यूएसए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हेजिटेंट होता है, बट फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि आपको हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, नॉट ओनली इक्विपमेंट। सेकंड जो हमारा P75I इंडिजिनस, ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्कॉर्पियन सबमरीन यहाँ पे बना रहे हैं, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। उसमें भी फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और बाकी सपोर्ट भी दे रहा है। और जो इंडिया का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस का CNES जो वहाँ का स्पेस एजेंसी है, ये आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी स्पेस में, जैसे हमारा अभी चंद्रयान है उसमें भी फ्रांस ने सपोर्ट किया हमें, गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं इसी साल, उसमें भी फ्रांस ने हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बाकी टेक्नोलॉजी में हेल्प की है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इवन हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट में भी फ्रांस ने हमें फ्यूल तक प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे हमारा अच्छा कोऑपरेशन। इंडो पैसिफिक, अभी आपने सुना है कि एटलांटिक से पावर शिफ्ट हो रही है इंडियन ओशन एंड स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक, मतलब इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन, ये हॉटबेड बना हुआ और जियो स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिकल इशूज़ बने हुए हैं कंट्रीज़ में, और सभी कंट्री अपनी पावर को इंडो पैसिफिक में दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया की सागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, उसमें भी फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस में भी फ्रांस और इंडिया का एक अच्छा कोऑपरेशन रहा है। काउंटर टेररिज्म की जब बात करें तो फ्रांस की एक स्पेशल फोर्स है GIGN, और इंडिया की एलीट फोर्स है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोनों में आपस में कंटिन्यूसली कॉम्बैट एक्सरसाइजेज होती हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आपस में शेयरिंग होती रहती है। तो इसका भी काउंटर टेररिज्म के खिलाफ दोनों कंट्री अच्छा काम करें। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटिंग है, सुपर इम्पोजिशन है। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही हैं उसमें दोनों कंट्री आपस में कोऑपरेशन करेंगे। सिविल एविएशन में जितने भी इवन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रेगुलर फ़्लाइट्स को इन्हांस कर दिया ताकि ट्रेड बहुत अच्छा हो उसके। प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब एनवायरनमेंट के फील्ड में भी इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है उसमें भी इंडिया और फ्रांस दोनों ने कोऑपरेट करके इसको किया। हेल्थ के, क्योंकि कोविड-19 के बाद में हेल्थ एक सेंटर ऑफ कंसर्न बन गया काफ़ी कंट्रीज़ के लिए। तो हेल्थ में, मेडिसिन में, रिसर्च में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनमें दोनों कंट्री कंबाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल्चरल
कनेक्ट को बढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट होते हैं, बेसिकली एजुकेशन कंट्रीज़ को लिंक करने के लिए होता है। तो जो स्टूडेंट की मोबिलिटी, जैसे 30,000 इंडियन स्टूडेंट हैं फ्रांस में, जाएंगे वहाँ पे रिसर्च करेंगे। 5 डिप्लोमा कोर्स को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। डिप्लोमेसी के लेवल पे देखो कंट्री में हाई लेवल से लेके पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सेम स्पोर्ट्स में, सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट में, और रिसेंटली बहुत ही प्राइड की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस, ये फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। ऑल तो बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए, रशिया, इजराइल, उन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के अवार्ड दिए हैं, बट फिर भी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है और आगे भी ये इम्प्रूव होते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।